नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में विश्व इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड की क्रांति क्या थी, उस क्रांति के कारण क्या थे, उस क्रांति में क्या प्राप्त हुआ हमें, उस क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों बोलते हैं, उसके तात्कालिक और दूरगामी क्या परिणाम हुए, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इंग्लैंड की क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं या फिर सन 1688 की क्रांति के द्वारा इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकंड को राज सिंहासन गंवाना पड़ा था। बिना रक्त की एक बूंद गवाए तख्त पलट हुआ था, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस या फिर गौरवपूर्ण, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनेक क्रांतियां हुई, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर। लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। सबसे पहले जो क्रांति घटित हुई थी वो थी इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, इसको हम वैभवपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। 1688 में एक राजा है, उसको सिंहासन से पदच्युत कर दिया गया है, शासन में तब्दीली हुई, अधिकारों में तब्दीली हुई है और राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर एक समुचित कार्रवाई हुई, वो भी किसी भी पक्ष की रक्त की एक भी बूंद गवाए बिना। इसलिए ही इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति से प्रेरित होकर अमेरिका में भी क्रांति के बीज बोने प्रारंभ हुए। अमेरिका में ब्रिटिश संसद के द्वारा सरकार संचालित थी और अमेरिकन लोगों को ये मंजूर नहीं था कि ब्रिटिश हम पर राज करें और उन्होंने क्रांति का रूप अख्तियार किया और 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार फ्रांस में भी क्रांति हुई। तो ये पूरा दौर जो क्रांति को चला, इससे छोटे राष्ट्रों को भी बहुत प्रेरणा मिली। यहाँ वहाँ फ्रांस की क्रांति से देखा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। ये क्रांतियों का दौर था। अब हम बात करते हैं मुख्यतः इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के बारे में। ये क्या था, इसको समझते हैं। 1603 इंग्लैंड पर स्टुअर्ट वंश, फिर से बोल रहा हूँ, 1603 इंग्लैंड पर स्टुअर्ट वंश का राज था और इसी राज्य के साथ चलते चलते पैरेलली समांतर रूप से संसद भी कार्य कर रही थी। लेकिन सांसदों के अधिकार कम थे, राजा के अधिकार असीमित थे और इन अधिकारों की मांग को लेकर संसद और राजाओं में मतभेद प्रारंभ होना शुरू हुआ। इसी वजह से दोनों लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई। 1603 बताया मैंने स्टुअर्ट वंश कह रहा था, राजा अपने आप को सर्वोपरि बोल रहा था, संसद अपने आप को सर्वोपरि बोल रही थी और यही मतभेद धीरे धीरे करके एक बड़ी खाई का रूप ले लेते हैं।
सांसद जो चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि राजा संसद की जो कार्यकलाप चल रहे हैं, क्रियाविधि हैं, उनमें दखल ना करे। राजा चाह रहा था कि हम जो करना चाह रहे हैं उसमें सांसद हमको इंटरफेयर ना करें, और इसी प्रकार अधिकारों की लड़ाइयाँ होना प्रारंभ हुई। ये जो संघर्ष है संसद और राजा में, कि जेम्स फर्स्ट जो स्टुअर्ट वंश का राजा था, 1603 में जेम्स फर्स्ट, और चार्ल्स फर्स्ट उसका पुत्र, दोनों का समय बहुत हाई लेवल पे था, उग्र होता चला गया। इसी वजह से 1649 में संसद ने चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पर लटकाया, और जब उसको लटकाया गया तो संसद के ही एक सांसद थे, क्रोमवेल, उन्होंने वक्तव्य दिया कि ये बहुत ही क्रूर आवश्यकता थी। सांसद क्रोमवेल। फिर आते हैं चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के समय सांसद और राजाओं में संबंध थे मधुर होते थे, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। लेकिन 1685 में चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हो गई और पूरा राज्य उसके छोटे भाई के द्वारा संचालित होने लगा, जिसका नाम था जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड जैसे ही सिंहासन रूढ़ हुआ, ये संघर्ष पुनः शुरू हो गया। जेम्स सेकंड ने राजा बनने के बाद कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया। अब कैथोलिक धर्म क्या है? प्राचीन ईसाई धर्म ही कैथोलिक धर्म है, और इस कैथोलिक धर्म में नवीन युग में, आधुनिक युग में पादरियों, सामंतों और जितने भी बुद्धिवादी लोग थे, उन्होंने इसमें कमियां निकालना शुरू की, और जब इसको फिल्टर किया गया इस धर्म को, तो उसमें से एक नया धर्म, एक नया वे ऑफ लाइफ इसमें स्टार्ट हुई, जिसको प्रोटेस्टेंट बोलते थे। तो प्राचीन जो धर्म हुआ ईसाइयों का, वो हुआ कैथोलिक, और जो उसकी बुराइयों को फिल्टर करके जो नया धर्म बना, वो हुआ प्रोटेस्टेंट। क्योंकि चार्ल्स सेकंड मर गया था और उससे पहले की व्यवस्थाएं प्रोटेस्टेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादातर जनसंख्या प्रोटेस्टेंट की थी। सांसद, पादरी, जितने भी लोग थे प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। जेम्स सेकंड कैथोलिक धर्म को मानता था। कैथोलिक धर्म का उसने प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, और कैथोलिक धर्म उस समय फ्रांस में भी चल रहा था, इसलिए उसको धार्मिक आस्था फ्रांस में भी थी, और फ्रांस में उस समय लुई 14 का शासन चल रहा था। लुई 14 से उसको सपोर्ट मिल रहा था, जेम्स सेकंड ने लुई 14 से आर्थिक सहयोग लिया, और उसको आधार बनाकर उसने इंग्लैंड में आतंक का वातावरण बनाना प्रारंभ किया, और अपनी शक्ति के बल पर उग्र होती हुई आवाज़ों को दबाना प्रारंभ किया। 1685 में फ्रांस में लुई 14 ने भी आतंक का वातावरण बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में स्टार्ट किया, और वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जो जनता थी, वो धीरे धीरे करके इंग्लैंड में आके शरणार्थी के रूप में रहने लगी, जिससे इंग्लैंड में भी असंतोष पनपा। जेम्स ने यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट जॉब्स, सभी में कैथोलिक मत को मानने वाले लोगों को नियुक्त किया। जेम्स ने और भी कई अन्य अनुचित कार्य किए, जिससे जनता में काफ़ी रोष फैल गया। अंत में जेम्स सेकंड को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा, और उसकी पुत्री मैरी और उसके पति विलियम को इंग्लैंड के लोगों ने आमंत्रित किया, और
मैरी को इंग्लैंड की शासिका बनाया गया। इस घटना को इंग्लैंड की महान क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति में रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरी और परिवर्तन हो। इससे इस क्रांति को गौरवशाली क्रांति भी कहते हैं। ये एक आउटलाइन हुई कि इंग्लैंड की क्रांति क्या थी। क्रांति के कारणों पर बात करेंगे। क्रांति के क्या कारण थे? क्रांति के कारणों को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारण क्या थे? जेम्स सेकंड की निरंकुशता सबसे पहला राजनीतिक कारण। जेम्स सेकंड अपने मनमाने अनुसार धर्म को, राजनीति को परिवर्तित करना चाह रहा था। उसने कई ऐसे निर्णय लिए जो वहाँ की जनता को रुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्तियाँ हों, चाहे वो लुई 14 के द्वारा प्राप्त धन का उपयोग दमन चक्र में करना हो, चाहे सांसदों को अपने से नीचा मानना हो। इस प्रकार की उसकी निर्णय क्षमता में जेम्स को निरंकुश बना दिया था। और यही वजह थी कि इंग्लैंड की बहुसंख्यक जनता उसके विरोध में हो रही थी। पहला कारण। दूसरा कारण था संसद द्वारा अधिकारियों के लिए संघर्ष। अब संसद के द्वारा क्या संघर्ष करना था? संसद चाह रही थी कि जो उसके पहले विशिष्ट अधिकार उसको प्राप्त थे वो उसको बने रहे। साथ ही राजा के अधिकारों को भी सीमित कर दिया जाए। फलतः राजा और संसद के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष का अंत क्रांति के रूप में हुआ, जिसे इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं। तीसरा पॉइंट राजनीतिक। खूनी न्यायालय। चार्ल्स सेकंड का एक अवैध पुत्र था मनमथ। मनमथ ने जेम्स सेकंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जेम्स सेकंड ने उस विद्रोह को दबा दिया और मनमथ को युद्ध में पराजित करके उसको तथा उसके साथियों को न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिलवा दिया। इसी को हम खूनी न्यायालय भी कहते हैं। उसी समय स्कॉटलैंड में भी एक विद्रोह हो रहा था, अर्ल ऑफ आर्गल। इस विद्रोह को भी उसने दबाया और विद्रोह की कठोरता पूर्वक दमन करने के लिए उसने 800 लोगों को वेस्ट इंडीज भेजकर बेच दिया दास के रूप में। इससे भी जनता बहुत रुष्ट हुई। निष्फल विदेश नीति। चौथा कारण राजनीतिक कारण में जेम्स सेकंड फ्रांस के कैथोलिक राजा लुई 14 से आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार की मदद ले रहा था। क्यों? अपने स्वेच्छाचारी राज्य को चलाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए वैसी सहायता चाह रहा था। लुई 14 के धन और सैनिक सहायता के आधार पर जो उसकी इच्छा थी राज करना, वही उसको इंग्लैंड की जनता से दूर ले गई, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म को मानते थे और इंग्लैंड की जनता अधिकतर प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी थी। ये राजनीतिक कारण थे। अब हम बात करेंगे धार्मिक कारणों की। पहला, कैथोलिक धर्म का प्रचार। जेम्स कैथोलिक मत का अनुयायी था और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले अधिक थे। उसकी नीतियाँ कैथोलिक धर्म को बेस मानकर चलती थी और वहाँ की जनता चाह रही थी कि नीतियाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी को ध्यान में रख के बनाई जाए। जेम्स ने पोप को इंग्लैंड में आमंत्रित किया, जो कैथोलिक धर्म का
शीर्ष नेतृत्व करता था। इससे भी जनता बहुत रुष्ट हुई। उसने कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गिरजाघर बनवाए और प्रोटेस्टेंटों के साथ कहीं ना कहीं उसने अन्याय किया। दूसरा पॉइंट, टेस्ट अधिनियम को निरस्त करना। टेस्ट अधिनियम के अनुसार चर्च में पादरी या सरकारी पद पर रहने के लिए प्रोटेस्टेंट होना अनिवार्य था, ऐसा पहले प्रावधान था। उसने सभी पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त करके इस अधिनियम को स्थगित कर दिया और ऊंचे पदों पर भी कैथोलिक लोगों को नियुक्त किया। संसद इससे बहुत रुष्ट हुई। सेकंड, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण। विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। उसने विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक आदि पदों पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों को नियुक्त किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कुलपति, उसको भी वहाँ उसने नियुक्त किया। और जिस विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रोटेस्टेंट लोग एक साथ होकर कभी कैथोलिक लोगों का विद्रोह कर देते थे तो वो उस समिति या संस्था को भंग कर देता था। इस प्रकार रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फोर्थ, धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। उसने 2 घोषणाएं करवाई धर्म से रिलेटेड। पहला क्या, ये क्यों घोषणा करवाई कि वो चाह रहा था कि देश कैथोलिक देश बन जाए, इसलिए 1687 में उसने कैथोलिक धर्म के फेवर में 2 घोषणाएं करवाई। पहला कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों पर जो भी प्रतिबंध पहले से लगे हुए हैं उन सब प्रतिबंधों को हटा दिया जाए और हर जगह उनकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, किसी धर्म जाति को आधार ना मानकर पक्षपात किए बिना सरकारी नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो इसे 2 घोषणा करने के बाद एंग्लिकन यानी प्रोटेस्टेंट लोगों का उस पर से विश्वास उठना स्वाभाविक था। फिफ्थ पॉइंट, उसने 7 पादरियों पर अभियोग लगाया और उसको बंदी बना दिया। क्यों हुआ ये? जेम्स ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक रविवार जो उसकी सेकंड धार्मिक घोषणा है कि बिना किसी जाति धर्म के आधार मानकर सभी पदों पर हर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, पादरियों के द्वारा चर्च में पढ़ी जाए। अब इसका परिणाम ये होता, या तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले पादरी अपने ही धर्म के खिलाफ बोलें या फिर राजा की आज्ञा को ना माने। इन दोनों ही धर्म संकट से बचने के लिए कैंटरबरी के आर्च बिशप थे सेंट क्राफ्ट। उन्होंने अपने 6 साथियों को साथ में लिया और साथ में लेकर उन्होंने जेम्स को एक पत्र लिखा जिसमें जेम्स से निवेदन किया गया है कि वह अपनी आज्ञा को निरस्त कर दे और पुराने नियम को भंग ना करे। इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया। राजा को जब इस प्रकार का पत्र मिला तो वो क्रोधित हो गया कि हमारी आज्ञा के एवज में ये हमको निवेदन कर रहे हैं और रुष्ट हो गया। उसने राजद्रोह का मुकदमा चला दिया उन पादरियों पर। हालांकि सांसदों और न्यायाधीशों के प्रयासों से वो उन आरोपों से मुक्त हो गए, लेकिन पादरी, जनता और न्यायाधीशों भी राजा के खिलाफ हीन भावना परंपरा शुरू हुई। इस तक यहाँ तक भी सही था। उसने इससे एक कदम आगे बढ़ के काम किया। उसने कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना की 1686 में। जेम्स ने गिरजाघरों पर राजकीय श्रेष्ठता, मतलब जो धर्म है उस पर राजा की श्रेष्ठता स्थापित की और इसके लिए उसने एक अधिनियम भी निकाला, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन।
इसमें कैथोलिक धर्म की जो भी अवहेलना करेगा उस पर मुकदमा चलाकर उसको दंड दिया जाएगा। जिस देश में ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं, उस देश में कैथोलिक धर्म तो कुछ ही लोगों के द्वारा माना जाता है, जिसमें राजा भी एक है। वो एक ऐसा अधिनियम लाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहुसंख्यक अगर कैथोलिक धर्म के बारे में कुछ भी या उसके आदेशों की कुछ भी अवहेलना करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ये बहुत मील का पत्थर था उस क्रांति के होने। ये समझ में आया कि राजनीतिक और धार्मिक कारण है। अब घटना किस क्रम से घटी उसको समझते हैं। पर सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ की जनता इसके अत्याचारों को झेल रही थी और सोच रही थी कि इसके कोई पुत्र नहीं है, और उसकी जो पुत्री है वो है मैरी, जिसकी शादी हॉलैंड के ऑरेंज के राजकुमार विलियम से हुई है। विलियम जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का मतावलंबी है, उस मत को मानता है। इसलिए वो सोचते थे कि जब तक जेम्स सेकंड है इसके अत्याचारों को सह लेते हैं, बाद में जो शासन है वो उस लड़की को ही संभालना है। लेकिन उसी बीच जेम्स सेकंड की दूसरी रानी से उसे 10 जून 1688 को एक पुत्र हुआ। उसकी दूसरी रानी जो कट्टर थी कैथोलिक धर्म के लिए, इसलिए जनता को संदेह था और असंतोष था कि उस पुत्र का शिक्षण, लालन पोषण आदि कैथोलिक धर्म के अनुसार होगा और आगे जाकर वही राजा बनेगा। इसलिए उन्होंने विद्रोह करने का प्रयास किया। जब पुत्र हुआ तो वहाँ के इंग्लैंड में राजनीतिक दल थे, उनमें से 2 दल थे, एक था टोरी दल, एक था ह्यूग दल। इन दोनों ने अपनी एक मीटिंग करने के लिए कुछ लोगों को एकत्रित किया और पादरी भी साथ में आए इनके, और इन सब ने मिलकर हॉलैंड के जाकर राजकुमार विलियम और मैरी को आमंत्रित किया। चूँकि हॉलैंड का विद्रोह फ्रांस से था, इसलिए उसके पास इस निमंत्रण को मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, और वो 15,000 सैनिक लेकर इंग्लैंड की तरफ बढ़े। जब वो सैनिक लेकर आ रहा था तो जेम्स सेकंड का मन था कि हम युद्ध करें, लेकिन उसका सेनापति ने उसका साथ छोड़ दिया और इससे निराश होकर 23 दिसंबर 1688 को जेम्स सेकंड अपनी राजमुद्रा को टेम्स नदी में फेंककर फ्रांस चला गया। 22 जनवरी 1689 राजकुमारी मैरी और विलियम उन्होंने बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने बिना किसी आनाकानी की उन शर्तों को मान लिए और 13 फरवरी 1689 को इंग्लैंड के राष्ट्र सिंहासन पर वो आसीन हुए और संयुक्त शासक स्वीकार किए। इस प्रकार ये वैभवपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, इवन रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। उसका आना हुआ और जेम्स सेकंड को जाना, और अधिकार अब जनता के हाथ में आने वाले थे। इसका क्या महत्व था और क्या परिणाम था, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इंग्लैंड की क्रांति के महत्व और परिणाम की चर्चा भी बहुत जरूरी है,
क्यों जरूरी है वो समझो। क्योंकि अधिकार स्वेच्छाचारी राजा के हाथों से निकलकर अब जनता के हाथों में आ रहे थे, वो भी बिना रक्त एक भी बूंद गवाए बिना। क्या थे वो, इस चीज को समझते हैं। क्या परिणाम है, क्या महत्व है, इसको समझते हैं हम। पहला, संसद का वास्तविक शासक बनना। इस क्रांति से स्टुअर्ट वंश और संसद में जो भी संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हुआ। अब अधिकार संसद के हाथ में निहित है और राजा एक औपचारिक मात्र रह गया है। बिल ऑफ राइट क्या है? बिल ऑफ राइट में कुछ शर्तें लिखी गई हैं, जिसमें से अधिकतर अधिकार जो पहले राजा के पास थे अब संसद के पास आ गए। अब राजा संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर नहीं लगा सकता है। सैनिकों को नियुक्त करने का अधिकार अब संसद के पास है। राजा सिर्फ औपचारिकता पर ही फोकस करेगा, सिर्फ इस रबर स्टाम्प की भांति कार्य करेगा। जितनी भी वास्तविक शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां अब संसद के हाथों में आ गई हैं। इस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़े। अब देवीय सिद्धांत को, राजा के देवी सिद्धांत अमानक हो गया था। इससे पहले राजा को देवदूत समझा जाता था, राजा की आज्ञा को अंतिम आज्ञा मानी जाती थी और राजा को जो प्रतिष्ठा थी वो देव की भांति थी। अब सिर्फ औपचारिक रह गया है राजा। अब जितनी भी शक्तियां हैं संसद के हाथों में आ गई हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इंग्लैंड जो लंबे समय से संघर्षरत था अपने अधिकारों को पाने के लिए, एक क्रांति के द्वारा उसको वो अधिकार प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करने में उसको तलवारें नहीं उठानी पड़ती और रक्त की बूंद को गवाए बिना ये अधिकार उसको मिल जाते हैं। हमने देखा है कि एक बिल ऑफ राइट 1215 में भी पारित हुआ था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसमें भी राजा ने अपने कुछ अधिकार जनता को दिए, लेकिन इस बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर करके राजकुमार विलियम और राजकुमारी मैरी ने अधिकतर और कह सकते हैं कि सभी अधिकार अब संसद में निहित कर दिए हैं। और कहा भी जाता है कि विश्व में इंग्लैंड की संसद सबसे शक्तिशाली है। वो ऐसा कोई भी कार्य जो विश्व में संभव हो कर सकती है, सिवाय इसके लड़की बनाने के अलावा। इस प्रकार हमने देखा इंग्लैंड की क्रांति किस प्रकार हुई, क्या उसके परिणाम हुए, क्या उसके महत्व थे। धन्यवाद।